अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद। एक बार फिर से आप सबका स्कॉलर फार्मेसी पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन से कोई भी सब्सटेंस कैसे इंटर करता है या सेल के अंदर से कैसे बाहर जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल के बारे में, सेल के मेम्ब्रेन की स्टडी की थी, साथ साथ सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, कौन कौन से सब्सटेंस, कौन कौन से ऑर्गेनिल्स मौजूद होते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो आपकी बनी होती है वो फास्फोलिपिड से बनी होती है, बाई लेयर इन नेचर होती है। मतलब फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। फास्फोलिपिड के साथ साथ आपके कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है सेल की मेम्ब्रेन पे ही। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि आपके कुछ प्रोटीन से अटैच्ड होते हैं। तो ये सबसे आपके सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। अब ये भी हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। मतलब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कि कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही सेल के अंदर आने की इजाज़त देती है और कुछ को ही बाहर जाने की इजाज़त देती है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे वो आने की इजाज़त देती है। मतलब कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके माध्यम से कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर इंटर कर सकता है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेल के सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी है कि डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करें। मतलब सेल के मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट, उसका आदान प्रदान होता रहे। ये सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सेल को नीड होती है न्यूट्रिएंट्स की, वाटर की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, इन सब की नीड होती है, तभी ये आगे चल के अपना कार्य कर सकते हैं, अपना फंक्शन कर सकते हैं। इन सब के थ्रू क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकर होती हैं। और जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो फिर क्या होता है, कुछ आपके वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं जो अनवांटेड होते हैं। तो उसको निकालना भी सेल को ज़रूरी होता है। मतलब सेल अपने अंदर से उसको बाहर निकालेगी, ये भी बहुत ज़रूरी प्रोसेस है निकालना। तो आदान और प्रदान की क्रिया चलती रहे, सेल के लिए बहुत अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अब ये जो प्रोसेस होती है कैसे होती है, तो इसका जो मैकेनिज्म है, इसको तीन टाइप में, तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। मतलब तीन प्रोसेस के माध्यम से ये सारे चीज़ें घटित होती हैं। पहला अगर देखा जाए तो पहला जो कहलाता है वो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, या पैसिव डिफ्यूज़न भी आप कह सकते हो। दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, या एक्टिव डिफ्यूज़न भी आप कह सकते हो। और तीसरा जो होता है स्पेशल कैटेगराइज ट्रांसपोर्ट होता है, या स्पेशल कैटेगरी की ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें इसके माध्यम से भी आपके कुछ सब्सटेंस सेल के अंदर और सेल के बाहर जाते हैं। तो इन तीनों के अंतर, इन तीनों को भी सब कैटेगराइज किया गया है। जैसे पैसिव अगर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो इसमें दो टाइप के आपके डिफ्यूज़न आते हैं। एक आता है सिंपल डिफ्यूज़न और दूसरा जो आता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ऐसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्टिव में भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसी अगर स्पेशल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो इंडोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, उसके माध्यम से सब्सटेंस आपके सेल के अंदर पहुंचते हैं। इंडोसाइटोसिस को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो इन सबको हम थोड़ा डिटेल्स में आगे कवर करेंगे। तो पहला प्रोसेस देख लें, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देख लेते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, यार पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो कोई भी सब्सटेंस जिसका कंसंट्रेशन जहाँ पे हाई होता है उसका मूवमेंट हाई से लो की तरफ जब होता है और वो बिना किसी एनर्जी को यूटिलाइज किए हुए वो हाई से लो की तरफ जब मूव करता है, वही आपका कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव डिफ्यूज़न। बात आई समझ में? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने के प्रोसेस को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव डिफ्यूज़न, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका है सिंपल डिफ्यूज़न और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। आइए इसको भी देख लें।
तो पहला आपका सिंपल डिफ्यूजन, पॉइंट वाइज इसको देख लें। सिंपल डिफ्यूजन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन अंटिल इट रीचेज इक्विलिब्रियम। सिंपल डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो आपके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते रहते हैं। कब तक? जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, दोनों तरफ का पोर्शन इक्वल ना हो जाए, तब तक ये हाई से लो की तरफ मूव करते रहते हैं। दूसरा पॉइंट, इट ऑकर्स मेनली इन गैसेज, लिक्विड्स एंड सॉल्यूशन। तो ये जो प्रोसेस होती है ये आपके मेनली आपके गैस ऐसे इस सिंपल डिफ्यूजन को फॉलो करते हैं, लिक्विड्स हो गया या कोई सॉल्यूशंस हो गया, ये सब आपके सिंपल डिफ्यूजन को फॉलो करते हैं। तीसरा पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज एक्सीलरेटेड इफ द टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस आर इंक्रीज। अब जो भी सब्सटेंस डिफ्यूज कर रहा है उसका जो प्रोसेस है, डिफ्यूज करने का जो प्रोसेस है वो बढ़ सकता है। कब? जब उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए, तो वो सब्सटेंस और फास्टली डिफ्यूज़ करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट, एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज़न इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स इनटू द ब्लड। बहुत अच्छा अगर एग्जाम्पल हम देखें तो हमारे बॉडी में जैसे हम इनहेल करते हैं तो इनहेल में हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस जब हम अंदर लेते हैं तो क्या जाती है? ज़्यादातर ऑक्सीजन जाती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ पे ज़्यादा हो जाती है? लंग्स में। अब वो लंग्स से आपका डिफ्यूज़ करके ब्लड में पहुँचेगा। अब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम, तो यहाँ पे डिफ्यूज़न प्रोसेस हो रही है। कौन सा? सिंपल डिफ्यूज़न हो रहा है। मीन्स कि ऑक्सीजन की मात्रा लंग्स में है, वो डिफ्यूज़ करेगा और आपके ब्लड सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचेगा। तो ये आप वहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका सिंपल डिफ्यूज़न का। ऐसी ही कार्बन डाइऑक्साइड, चूँकि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में ज़्यादा होती है और लंग्स में कम। जब हम एक्सहेल करते हैं, मतलब सांस को जब छोड़ेंगे, तो क्या होगा कि हमारी जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करके आपके लंग्स में पहुंचेगा और लंग्स से होता हुआ नाक के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल आपका सिंपल डिफ्यूजन का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सटेंस कैन आल्सो डिफ्यूज थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इफ द मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू देम। तो कुछ सब्सटेंस आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से भी डिफ्यूज़ करते हैं अगर वो मेम्ब्रेन परमिएबल हो उस सब्सटेंस के लिए। तो ये सिंपल सा डिफ्यूज़न था आपका। दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, इसको देखने के बाद हम इसको डायग्राम से समझेंगे। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को देख लें। पहला पॉइंट, दिस इज पैसिव प्रोसेस दैट फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल दैट आर अनएबल टू डिफ्यूज थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये पैसिव प्रोसेस के अंतर्गत आता है, चूँकि जो लार्ज मॉलिक्यूल सब्सटेंस होते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफ्यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रोसेस को फॉलो करता है, इस डिफ्यूज़न को फॉलो करता है सेमी परमिएबल को, चूँकि वो डिफ्यूज़ नहीं कर पाता है तो इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को फॉलो करता है। अब इसमें होता क्या है ये देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, दीज सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द इंटीग्रल प्रोटीन दैट एक्ट एज ट्रांसपोर्टर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ग्लूकोज और अमीनो एसिड दिया हुआ है, ये चूँकि मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, ये सेल की मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि इसको सेल के अंदर अगर पहुँचना है तो सेल की मेम्ब्रेन पे हमने पढ़ाया था इंटीग्रल प्रोटीन मौजूद होते हैं, तो ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड उस इंटीग्रल प्रोटीन से बाइंड हो जाएंगे और बाइंड होने के बाद वो इंटीग्रल प्रोटीन क्या होगा? ट्रांसपोर्टर का काम करेगा और वो सेल के बाहर से ग्लूकोज और अमीनो एसिड को सेल के अंदर भेज देगा। सिंपल सा समझ में आया कि ये चूँकि मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इस वजह से सेल को डिफ्यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इसको ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसपोर्टर का काम क्या है कि इसको एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करा देना। ठीक, दूसरा पॉइंट देख लें। इन दिस प्रोसेस द सॉल्यूट बाइंड टू अ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर ऑन द मेम्ब्रेन साइड दैट हैज़ ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट।
अब यहाँ पे जो सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है वो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। जैसे ग्लूकोज की मात्रा सेल के बाहर ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, ग्लूकोज आएगा उस इंटीग्रल प्रोटीन पे बाइंड होगा और वो इंटीग्रल प्रोटीन क्या करेगा, मूव कर जाएगा, अपना डायरेक्शन मूव करके अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और सेल के बाहर से वो सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करेगा। और सेल के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम है, तो जो सेल का ट्रांसपोर्टेशन हुआ कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रांसपोर्टर देन चेंज इट्स शेप एंड रिलीज द सॉल्यूट ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। सिंपल सा वही बाइंड किया और सेल के अंदर ला के डायरेक्शन अपना चेंज किया और सेल के अंदर ला के उसने छोड़ दिया। तो ये था आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसको ज़रा डायग्राम से हम समझते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पैसिव डिफ्यूजन। तो यहाँ पैसिव डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि जो आपके सब्सटेंस है, अब ये मूवमेंट क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से, मान लेते हैं ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, सेल के बाहर का ये पूरा एरिया है, और ये आपकी सेल है, सेल के अंदर का है, और ये आपकी सेल की मेम्ब्रेन है। ये जो आपको दिख रहा है सेल की मेम्ब्रेन है। जो पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, हमने इसमें क्या बताया कि हायर कंसंट्रेशन के ड्रग का मॉलिक्यूल या आपके जो भी सब्सटेंस है यहाँ पे हायर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, ये डिफ्यूज़ करेंगे, इस सेल की मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ करेंगे और यहाँ से ये आपके सेल के अंदर पहुंचते रहेंगे। ये आपका था पैसिव डिफ्यूज़न। अगर यही सिंपल डिफ्यूज़न में क्या देखेंगे, तो सिंपल डिफ्यूज़न में हमने क्या बताया था कि बिना किसी एनर्जी को यूटिलाइज किए हुए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो सब्सटेंस है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, वो सिंपल डिफ्यूज़न था। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में हमने क्या बताया कि कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स आपके सेल की मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है कि सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से मूव करते हैं, बट चूंकि ये माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इस वजह से ये सेल की मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए इसको ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे ये देखो आपका ट्रांसपोर्टर काम करेगा। जो भी सब्सटेंस है, माइक्रो सब्सटेंस है, वो आएगा इस आपके इंटीग्रल प्रोटीन से बाइंड होगा। अब ये इंटीग्रल प्रोटीन क्या करेगा, अपना शेप चेंज करेगा और इस डायरेक्शन में सब्सटेंस को मूव कराया जाएगा। तो जो सब्सटेंस है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है, तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इसका मूवमेंट हो रहा है। तो बात आई समझ में। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल सा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ करके सेल के अंदर, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसी ट्रांसपोर्टर से वो बाइंड होगा और उस ट्रांसपोर्टर के माध्यम से वो सेल के अंदर आ जाएगा। और दोनों में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। अब दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरा जो ट्रांसपोर्टर, वो कहलाता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें इसका पैसिव डिफ्यूजन का या पैसिव ट्रांसपोर्ट का जस्ट अपोजिट पोर्शन होता है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा था कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस मूव कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका अपोजिट होगा, मींस कि लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का मूवमेंट होगा। अब वो कैसे होगा उसको देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट that is from a lower to higher concentration is called active transport। तो लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है और इसीलिए इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब दूसरा पॉइंट इसका देख लें। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस एज द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स और ट्रांसपोर्टर रिक्वायर एनर्जी टू मूव द सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब लो से हाई की तरफ इसको मूव करने के लिए किसी ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्टर को ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, एनर्जी की पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्टर एनर्जी को यूटिलाइज करके सब्सटेंस जो कि लोअर कंसंट्रेशन एरिया में है उसको लेगा और उसको ट्रांसपोर्टर किस तरफ मूव कर देगा, हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर देगा। मींस कि जो मूवमेंट हो रहा है आपके सब्सटेंस का, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ उसका मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ आपको दिख रही है कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसी ट्रांसपोर्टर के माध्यम से हो रहा है और साथ साथ उस ट्रांसपोर्टर ने क्या किया, एनर्जी को यूटिलाइज किया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का काम किया। ठीक है। अब ये एक्टिव जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें, मतलब कौन कौन इस प्रोसेस को फॉलो करता है उसको देख लेते हैं। द सब्सटेंस दैट आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूड सेवरल आयंस।
अब जैसे कुछ आयंस हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फॉलो करते हैं, यहाँ पे आपको सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, हाइड्रोजन आयन है, कैल्शियम आयन है। ऐसी आपके अमीनो एसिड है, मोनोसैकेराइड में से ग्लूकोज वगैरह है, तो ये भी आपका क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फॉलो करता है। इसके माध्यम से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करते हैं। अब एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है इसको भी फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। अब इसको देख लेते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर को देखते हैं। पहला पॉइंट, इन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जो एनर्जी मिलती है, कहाँ से मिलती है, वो एडेनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट है उसकी हाइड्रोलिसिस जब होती है तब इस ट्रांसपोर्टर को एनर्जी मिलती है। द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स दैट कैरी आउट दिस ट्रांसपोर्ट कॉल्ड पंप। जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है इस प्रोसेस को करता है उसे सिंपली किससे डिजिग्नेट किया जाता है, पंप से, मतलब उसको पंप कहते हैं। ठीक है, उस ट्रांसपोर्टर को पंप कहते हैं। अब उस पंप को देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, द सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप इज द मोस्ट प्रिवेलेंट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर को जो फॉलो करते हैं वो आपके कौन से पंप होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस पंप इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। तकरीबन बॉडी की हर सेल्स में इस टाइप का पंप मौजूद होता है। ठीक, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये सोडियम और पोटेशियम आयन को मूव कराने का काम करते हैं, सेल के अंदर सेल को के बाहर भेजने का काम करते हैं और सेल के बाहर से सेल के अंदर भेजने का ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। अभी इसका हम डायग्राम से भी समझेंगे। इसी में आपका दूसरा जो है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। अब ये क्या होता है, इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन साइमल्टेनियसली बाइंड टू द सोडियम and another substance and transport the other substance against its concentration gradient। ठीक है, सेकेंडरी में क्या हो रहा है कि ये सिंपली ये प्रोटीन के ही बने होते हैं, जितने भी आपके ट्रांसपोर्टर चैनल आपके प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है ये सोडियम से तो बाइंड होगा, साथ साथ उस अदर सब्सटेंस से बाइंड होगा जिसको उसको मूव कराना है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जिसको मूव कराना है, मतलब कंसंट्रेशन के अगेंस्ट मूव कराएगा ना, तो उस सब्सटेंस को वो बाइंड करके मूव कराने का काम करता है। इसको कहते हैं को ट्रांसपोर्टर भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपके आते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। अब इसको डायग्राम से थोड़ा समझ लें। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ देखिए ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी एक्टिव आपका ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बताया था कि जो ट्रांसपोर्टर होगा ये आपका ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर क्या काम करेगा, ये ट्रांसपोर्टर सिंपल सा लो कंसंट्रेशन में जिधर सब्सटेंस की मात्रा कम है, मान लेते हैं जो सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है वो लो से हाई की तरफ होगा, तो मान लेते हैं जो सब्सटेंस आपका इधर कंसंट्रेशन उसकी लो है, आउटर सेल में कंसंट्रेशन इसकी लो है और इनर में कंसंट्रेशन हाई है, तो इसका मूवमेंट लो से हाई की तरफ होगा। बात आ रही समझ में? सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन है सब्सटेंस की वो लो है और सेल के अंदर ज़्यादा है, तो लो से हाई की तरफ हमने बताया था इसमें मूवमेंट होगा। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि ट्रांसपोर्टर की सहायता से, ये ट्रांसपोर्टर इसकी सहायता से जो सब्सटेंस है वो मूव करेंगे, बट इसको ये अगर मूव करेगा सब्सटेंस को तो इसको पहले एनर्जी की नीड होगी। तो अब यहाँ पे देखिए आप एटीपी का कन्वर्जन हो रहा है एडीपी में, ठीक है, और इसको मिल जा रही है एनर्जी। अब ये क्या काम करेगा, ये यहाँ से लो कंसंट्रेशन जो सब्सटेंस की लो कंसंट्रेशन एरिया है उधर से उस सब्सटेंस को ट्रैप करेगा और ट्रैप करके ये भेज देगा सेल के अंदर। बात आ गई समझ में? सिंपल सा कुछ नहीं है, आपका प्रोटीन है,
ठीक, ये प्रोटीन एज ए ट्रांसपोर्टर वर्क कर रहा है। ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कराएगा, और इसको मूव कराने के लिए इसको एनर्जी की नीड होगी। एनर्जी इसको कहाँ से मिलेगी? एटीपी का। जब ये हाइड्रोलाइज होगा, एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगी एटीपी की, तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको एनर्जी मिल जाएगी। ये इसको ट्रैप करेगा और सेल के अंदर भेज देगा। और ऐसी अगर इसके अपोजिट काम करना है तो सिंपल सा, अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन लो है और सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्राइमरी एक्टिव यहाँ पे ट्रांसपोर्टर वर्क कर रहा है, तो सेल के अंदर से सेल के बाहर भी वो भेज सकता है। ठीक, अब दूसरा जो पार्ट था इसका प्राइमरी हो गया। अब सेकेंडरी की अगर हम बात करते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर की, तो इसमें हमने बताया वही चीज़ हो रही है। इसमें आपका ट्रांसपोर्टर रहेगा, एनर्जी रहेगी, साथ साथ ये क्या करेगा? एक साथ दो काम करेगा। मतलब सोडियम को तो बाइंड करेगा ही करेगा। मतलब जो लो कंसंट्रेशन में है, कोई सब्सटेंस मान लेते हैं यहाँ पे इसकी मात्रा लो कंसंट्रेशन में, इसको सेल के अंदर भेजना है, तो ये सोडियम को देखो यहाँ पे बाइंड कर रहा है और यहाँ पे ये लो कंसंट्रेशन सब्सटेंस को बाइंड करके सेल के अंदर पहुँचाने का काम कर रहा है। तो एक तरफ से ये निकालने का काम करेगा, एक तरफ से अंदर भेजने का। सोडियम देखो यहाँ से बाइंड होके बाहर निकलेगा, तो इधर ये को ट्रांसपोर्टर की तरह वर्क करेगा, ये सीधा उस सब्सटेंस को सेल के अंदर भेज देगा। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर हो गया। तीसरा जो ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म है वो आपका है स्पेशल कैटेगरीज ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है? दीज स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इंक्लूड एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो स्पेशल कैटेगरी की ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म है, इसमें दो प्रोसेस होती हैं। एक एंडोसाइटोसिस, मतलब कोई भी सब्सटेंस जब सेल के अंदर पहुंचता है तो वो आपका एंडोसाइटोसिस किसके माध्यम से पहुंच रहा है उसको भी हम देखेंगे। और एक्सोसाइटोसिस, जब सेल को बाहर निकालना होगा, किसी सब्सटेंस को बाहर निकाल, जैसे हमने बताया वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह को निकालना होता है, तो वो आपका है एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। तो आइए देख लेते हैं। These mechanisms are used to transport large particles such as whole bacteria, red blood cells, and macromolecules such as polysaccharides and proteins that cannot pass through the plasma membrane। तो ये जो प्रोसेस फॉलो की जाती है, ये बेसिकली आपका जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, रेड ब्लड सेल्स हो गई हैं, या अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए हैं, तो ये सेल की मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ नहीं कर पाते हैं, पास नहीं कर पाते हैं, तब ये प्रोसेस वहाँ पे अप्लाई होती है। मतलब ये आपका एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं एंडोसाइटोसिस प्रोसेस को। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस में देख लें पहला पॉइंट, इट इज आल्सो नोन एज वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट। तो एंडोसाइटोसिस को वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, इट इज टू टाइप्स। तो एंडोसाइटोसिस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है फेगोसाइटोसिस, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो फेगोसाइटोसिस के माध्यम से होता है। दूसरा होता है आपका पिनोसाइटोसिस, जो स्मॉल होते हैं, माइक्रो होते हैं, वो आपके पिनोसाइटोसिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक, फेगोसाइटोसिस इज नोन एज सेल ईटिंग, तो ये इनगल्फ करके पहुंचते हैं अंदर। पिनोसाइटोसिस इज नोन एज सेल ड्रिंकिंग, तो पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख लें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। ये देखिए फेगोसाइटोसिस प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, ये आपकी देखिए, ये आपकी सेल है, ये पूरा सेल है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये मान लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है, ये इंट्रा सेलुलर, मतलब ये सेल के बाहर का पोर्शन है, ये सेल के अंदर का पोर्शन है। अब ये आपका जो दिख रहा है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है, लार्ज पार्टिकल है, सेल के मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ नहीं कर पा रहा है, सेल के अंदर पहुंच नहीं पा रहा और इसको पहुंचना ज़रूरी है। तो अब ये प्रोसेस क्या होगा कि आपकी जो सेल होती है, सेल की मेम्ब्रेन, वो अपना आकार थोड़ा चेंज करती है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल हैं वो देखिए आपके आ रहे हैं, आपके सेल के मेम्ब्रेन से अटैच्ड हो रहे हैं, सेल का मेम्ब्रेन अपना आकार चेंज कर रहा है, और ऐसे चेंज करते करते ये क्या काम करेगा कि एक पूरा वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसके अंदर उस सब्सटेंस को स्टोर कर लेगा। अब यहाँ पे देखिए ये वेसिकल का फॉर्मेशन कर लिया और इसके अंदर सब्सटेंस आ गया। अब ये सेल के अंदर पहुँच गया। अगर सेल को नीड है तो ये वेसिकल यहाँ पे टूट जाएंगे और यहाँ से ये सब्सटेंस रिलीज हो जाएगा। तो ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है। दूसरा आपका पिनोसाइटोसिस प्रोसेस, जो सेल ड्रिंकिंग वाला हम बता रहे थे। तो इसमें जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं या स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो इस रूट के माध्यम से आते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपका सिंपल सा सेल की मेम्ब्रेन है, ये
इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब ये सेल के बाहर का और ये सेल के अंदर का। तो सिंपल सा है, यहाँ पे आके मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है, ये अपना शेप चेंज करता है और वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेता है। इस वेसिकल में आपके देखिए स्टोर हो जाते हैं और यहीं से ये रिलीज होकर अपना एक्शन। तीसरा इसमें है, ये आप समझ लीजिए बस कि इसके रिसेप्टर पे ये जब बाइंड होता है तो यही वाली प्रोसेस होती है जो ये अभी बताया था मैं। सिर्फ यहाँ पे रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद ये इस पर चिपक जाता है और चिपक के फिर ये आपका वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। देखिए कोटेड वेसिकल यहाँ पे है और इसके अंदर आपका मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यहीं से फिर ये रिलीज होगा और अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। इसी को थोड़ा हम दूसरे डायग्राम में भी समझ लेते हैं और अच्छी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप एंडोसाइटोसिस की जो हम बात कर रहे थे, सिंपल सा है, कोई भी मॉलिक्यूल है यहाँ पे आके देखिए सेल की मेम्ब्रेन से बाइंड होगा अगर लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक। देखिए सेल अपना शेप यहाँ पे चेंज किया और यहाँ पे देखिए वेसिकल का फॉर्मेशन हो गया। वेसिकल यहाँ पे फॉर्म हो गया, इसके अंदर आपका मॉलिक्यूल स्टोर हो जाएगा और यहीं से अगर नीड होगी तो सेल को नीड होगी तो यहाँ से ये रिलीज़ होगा और सेल उसको यूटिलाइज़ कर लेगा। और ऐसे ही अगर इसको सेल के बाहर निकलना हो, मतलब सेल किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना है सेल के अंदर से सेल के बाहर, तो वो आपका कहलाता है कौन सा प्रोसेस, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पे ये वेसिकल है, सीधा सा है, तो ये जो भी मॉलिक्यूल्स आपके हैं वेस्ट प्रोडक्ट है वो वेसिकल में पैक होंगे, वह वेसिकल मूव करेगा आपका सेल की मेम्ब्रेन की तरफ। सेल की मेम्ब्रेन में देखिए यहाँ पे पहुँच रहा है और यहाँ से अटैच्ड होके डिफ्यूज़ कर रहा है, मतलब अपने अंदर से मटेरियल देखिए बाहर निकाल देगा। तो ये आपका एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस है। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, पहला पॉइंट, एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल इन वेसिकल्स विदाउट पासिंग थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये वेसिकल के फॉर्म में सेल के बाहर निकल जाते हैं, इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। इट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ सिक्रेटरी सब्सटेंस। तो जो ये प्रोसेस होती है मेनली आपके जो सिक्रीशन कराते हैं, सिक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपके हार्मोन्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये सब जो रिलीज़ होते हैं सेल के अंदर से सेल के बाहर जो रिलीज़ होते हैं, ये किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ऐसी ही वेसिकल जाकर अटैच होता है सेल की मेम्ब्रेन से और उससे वो रिलीज कर देता है अपने कंपोनेंट को सेल के बाहर। तो ये था आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन। होप वीडियो आपको समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।